हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 72 है। 71 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस हो, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, बार बार मैसेज और मेल आता रहता है कि सर टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। देखिए, आप लोगों को हर एक वीडियो में लगभग मैं बताता रहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का। वहाँ पे आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 72 तक मिल जाएगा। तो आप लोग टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें, जिन लोगों ने देखा नहीं है अभी, और टेस्ट नंबर 70 तक देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि रिविज़न हो जाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके जन्म स्थान का गलत युग्म बताइए। निजामुद्दीन औलिया, बदायूं, जियाउद्दीन बर्नी, बुलंदशहर, मोतीलाल नेहरू, प्रयागराज, तेज बहादुर सप्रू, मुरादाबाद। देखिए, जो फेमस सेलिब्रिटी हैं, पर्सनालिटी हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके जन्म स्थान के बारे में इसमें गलत युग्म बताना है। देखिए, निजामुद्दीन औलिया, ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बदायूं में। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर में। मोतीलाल नेहरू जी, इनका जन्म जो है कि प्रयागराज में हुआ था। और तेज बहादुर सप्रू की बात करें हम, तो इनका जन्म जो है कि मुरादाबाद में नहीं हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अलीगढ़ में हुआ था। तो इसमें से गलत युग्म कौन सा है? ये डी ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, कृत्रिम रबर कारखाना शाहजहांपुर, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर। इसमें भी आपको गलत युग्म बताना है। कुछ इंडस्ट्री या फिर मतलब उद्योग के बारे में बताया गया है और वो कहाँ पे है। अगर हम बात करें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की, तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका नैनी इलाहाबाद में है। ठीक है। बांसुरी उद्योग, ये कहाँ पे है? तो ये आपका पीलीभीत में है। कृत्रिम रबर कारखाना, ये कहाँ है? तो ये जो है कि शाहजहांपुर में नहीं है, ये आपका मोदी नगर में है। और कृत्रिम अंग निर्माण, ये जो है कि कहाँ पे? तो ये कानपुर में है। तो इसमें से गलत युग्म कौन सा है? ये सी ऑप्शन। महत्वपूर्ण समितियां एवं उनके संबंध के बारे में गलत युग्म बताइए। सचर समिति, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्संरचना, खुसरो समिति, कृषि साख, रेखी समिति, बेरोजगारी के अनुमान। देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट समितियों के बारे में दिया गया और वो उनका संबंध जो है कि किससे है, उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। सचर समिति की बात करें हम, तो ये आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित है। भंडारी समिति की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। खुसरो समिति की हम बात करें तो ये कृषि साख से संबंधित है। और रेखी समिति की बात करें तो ये जो है कि बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित नहीं है। रेखी समिति जो है कि ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और बेरोजगारी के अनुमान से कौन सी समिति संबंधित रखती है? तो जो दंतवाला समिति का है, उसका संबंध जो है कि बेरोजगारी के अनुमान से है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। बिग पुश थ्योरी आर राडन ने दिया है। कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास सत्यम स्टोन ने किया था। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। इसमें भी आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है। देखिए, बिग पुश थ्योरी आर राडन ने दिया था, बिल्कुल सही है कि बिग पुश थ्योरी जो है कि आर राडन ने दिया था। कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्तीय व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्तीय व्यवस्था, ये जो है कि राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन
गणना विधि का विकास सत्यम स्टोन ने किया था। देखिए, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास जो कि सत्यम स्टोन ने नहीं किया था, ये रिचर्ड स्टोन ने किया था। ठीक है, तो ये आपका गलत है। और कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? ये सी ऑप्शन। गलत युग्म बताइए। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय गन्ना शोध संस्थान भुवनेश्वर। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये शिमला में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये करनाल में है। और भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये भुवनेश्वर में नहीं है। कहाँ पे है ये? तो ये जो है कि लखनऊ में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1992 के अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई? तो किस अधिनियम के अंतर्गत? तो ये किया गया 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। देखिए, इसे जो है ना मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे भारत सचिव जो है कि मार्ले थे और मिंटो जो है कि वायसराय थे। और इस अधिनियम को अरुणडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में जो है कि पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1858 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका पद को बदल करके वायसराय कर दिया गया था। तो कौन सा अधिनियम था? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। इसके अंतर्गत देखिए, इसके तहत जो है ना भारतीय गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। और जो गवर्नर जनरल था वो भारत में जो है कि ब्रिटिश सम्राट के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। तो इसी कारण से जो है कि इसे वायसराय भी कहा जाने लगा। ठीक है। किस अधिनियम ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की? 1853 का चार्टर अधिनियम, 1813 का राजलेख, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए, पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का स्थापना किया? कौन सा अधिनियम? तो वो अधिनियम है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। देश की प्रमुख नहरें एवं किस नदी से निकली गई है का गलत युग्म बताइए। सरहिंद नहर, रावी नदी, ऊपरी गंगा नहर, गंगा नदी, त्रिवेणी नहर, गंडक नदी, एडन नहर, दामोदर नदी। पूछा जा रहा है देश की प्रमुख नहरें दिया गया है और ये किस नदी से निकलती है, इसमें जो है कि आपको क्या बताना है? गलत बताना है। सरहिंद नहर ये जो है कि किस नदी से निकलती है? तो सरहिंद नहर जो है कि ये सतलज नदी से निकलती है। ठीक है। और ये कहाँ पे? पंजाब राज्य में है। तो ये पहला ही गलत हो गया। ऊपरी गंगा नहर ये गंगा नदी से निकली हुई है। त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी से निकली हुई है। और एडन नहर जो है कि ये दामोदर नदी से निकली हुई है। तो गलत कौन सा है आपका? तो ये पहला वाला। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध एवं नदी का गलत युग्म बताइए। पथरई बांध पथरई नदी पर, मूसा कहंद कर्मनाशा नदी पे, रामगंगा काठी बांध रामगंगा नदी पर, बाण सागर बांध अर्जुन नदी पे। ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध हैं, वो किस नदी पे बनाए गए हैं, इसका गलत युग्म बताना है। पथरई बांध ये कहाँ बनाया गया है? तो ये पथरई नदी पे बनाया गया है। ठीक है। मूसा कहंद ये कर्मनाशा नदी पे बनाया गया है। रामगंगा काठी बांध ये कहाँ बनाया गया है? तो रामगंगा नदी पे बनाया गया है। और बाण सागर बांध कहाँ पे बनाया गया है? तो बाण सागर बांध जो कि ये मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिला में सोन नदी पे बनाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पर्वत एवं देश का गलत युग्म बताइए। मोरनी पर्वत आयरलैंड, स्पेरिन पर्वत
आयरिश गणराज्य, हार्ज पर्वत जर्मनी, पिलियन पर्वत बुल्गारिया। मोरनी पर्वत ये कहाँ पे है? ये आयरलैंड में है। स्पेरिन पर्वत ये आयरिश गणराज्य में है। हार्ज पर्वत ये जर्मनी में है। और पिलियन पर्वत कहाँ पे है? तो ये बुल्गारिया में नहीं है, ये जो कि यूनान में है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में खोज का नाम दिया गया है, किस चीज़ का खोज किया, और सूची सेकंड में वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है कि कौन सा चीज़ों का वैज्ञानिकों ने किस मतलब चीज़ का वैज्ञानिक खोज किया। अगर रेडियो एक्टिविटी की हम बात करें तो इसकी खोज किसने किया? तो इसकी खोज जो है कि हेनरी बेकरल ने किया। ठीक है। रेडियम की खोज किसने किया? तो इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया। सापेक्षिक का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आइंस्टीन ने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन। और विद्युत चुंबकीय प्रणाली जो है कि इसका सिद्धांत जो है कि माइकल फैराडे ने दिया। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है सीधा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। निम्नलिखित में से उनकी स्थापना के कालानुक्रम में रखिए। गदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें जो है कि इसकी स्थापना का कालानुक्रम में रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो है कि 1925 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में की गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कि 1928 में की गई थी। तो पहले कौन आएगा? पहले तो पहला आएगा, दूसरे नंबर पे आपका दूसरा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? ये आएगा, और चौथे नंबर पे ये आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 4 3। 1 2 4 3 कौन सा है? 1 2 4 3 ये पहला हो जाएगा। गलत युग्म की पहचान कीजिए। कुछ अभिलेख का नाम दिया गया है और शासक का नाम दिया गया है। ठीक है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, ग्वालियर अभिलेख रुद्रदामन, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। देखिए इसमें से आपको क्या बताना है? गलत युग्म बताना है। ठीक है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो यशोवर्मन से। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे है? तो विजय सेन से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से नहीं है, ये जो है कि प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है ये। और एहोल अभिलेख जो है कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? 5वें, 7वें, 9वें, 10वें। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख जो है कि ऋग्वेद में किस मंडल में है? तो ये है इसका उल्लेख 7वें में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए दशरथ युद्ध का उल्लेख जो है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। देखिए यह युद्ध जो है ना परुषणी नदी मतलब कि आज के डेट में रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? तो सुदास की विजयी हुई थी उसमें। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड। देखिए अगर बात करें हम एग्रोस्टोलॉजी की, तो इसका जो है कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में तो इसमें जो है कि अध्ययन किया जाता है किसका? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी में। एल्गोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी की अगर हम बात करें, एनाटॉमी तो इसमें जो है कि आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी की हम बात करें तो इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। महाजनपद व उनकी राजधानी का गलत युग्म पहचानिए। वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, शक्तिमती, कौशल, उज्जैन। पूछा जा रहा है महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में। देखिए 16 जनपद थे ना,
16 जनपद थे, उसमें से इसमें 4 दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको गलत युग्म बताना है। वत्स, अगर हम बात करें वत्स की, महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? तो कौशाम्बी में थी, ठीक है। कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ पे थी? इंद्रप्रस्थ में थी। चेदी, चेदी का जो है कि राजधानी शक्तिमती थी। और कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ पे थी? तो कौशल की राजधानी उज्जैन नहीं थी। कौशल महाजनपद की राजधानी जो कि श्रावस्ती थी। और ये उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन जो है कि अवंती की राजधानी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। बात की जा रही है साइमन कमीशन की संस्तुतियों के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, तो ये 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की घोषणा की। और इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य ये था कि इस बात का पता लगाना कि क्या भारत उस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए और उनका स्वरूप क्या होगा, ठीक है। देखिए, ये चीज़ें इनका उद्देश्य था। और जो इस योजना में मतलब जो आयोग था ना, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि इसका व्यापक प्रतिक्रिया किया गया। और 1927 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1927 में। उसमें जो है कि इसका जो है कि पूरा जो है कि बहिष्कार किया गया और कि बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। और मुस्लिम लीग सहित सभी जो राजनीतिक दल थे, ठीक है, उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला लिया। और इसमें प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, संघीय प्रणाली में अवशिष्ट शक्तियों के प्रांतों के पास हो। इसमें किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हेतु अनुशंसा की गई थी। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हेतु जो है कि अनुशंसा की गई थी इसमें। देखिए, इसमें जो है ना विल ऑफ राइट्स का प्रावधान किया गया था। इसमें जो है कि विल ऑफ राइट्स का प्रावधान किया गया था। इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, इसमें जो है कि पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय जो है कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी इसमें, ठीक है। इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। दूसरा है कि भारत में एक संघीय प्रणाली स्थापित की जाए, अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास हो लेकिन प्रांतों में स्वायत्तता हो, ठीक है। तो ये चीज़ें था। दूसरी बात कि इसमें जो है कि फंडामेंटल्स राइट्स, मतलब कि इसमें संघीय प्रणाली स्थापित की जाए और अवशिष्ट अधिकार जो कि केंद्र के पास हो लेकिन प्रांतों में स्वायत्तता हो। फिर उसमें जो है कि फंडामेंटल्स राइट्स का भी मतलब प्रावधान किया गया था। तो देखिए, ये सही है आपका और ये सही है, ठीक है। संघीय प्रणाली में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास हो। देखिए, इसमें यह था कि भारत में एक संघीय प्रणाली स्थापित की जाए और अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास हो, प्रांतों के पास नहीं हो, बस प्रांतों में स्वायत्तता हो, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो केवल 2 और 3 सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, केवल 2 और 3 सही है। शैवाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्लोरोफिल युक्त थैलाइड तथा स्वपोषी जलीय जीव होते हैं। दूसरा है कि ये केवल लैंगिक जनन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अगर हम बात करें शैवाल के बारे में, तो ये क्लोरोफिल युक्त थैलाइड तथा स्वपोषी जलीय जीव होते हैं।
ये केवल लैंगिक जनन करते हैं। देखिए ये जो है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों करते हैं ये, ठीक है। इसका उपयोग जो है कि हम भोजन बनाने में, आयोडीन के निर्माण तथा औषधि निर्माण आदि में किया जाता है शैवाल का, ठीक है। और ये पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। देखिए शैवालों का जो अध्ययन होता है ना, वो क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि खोसला समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस परियोजना से है। सरदार सरोवर परियोजना से, दुलहस्ती परियोजना से, मचकुंड परियोजना से, साबरमती परियोजना से। खोसला समिति का संबंध जो है कि किस परियोजना से है, तो इसका संबंध जो है कि सरदार सरोवर परियोजना से है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपोष्ण गर्म झरना, लावा, उद्दार तथा हिम क्षेत्र की भूमि है। अलास्का, आइसलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपोष्ण गर्म झरना, लावा, उद्दार तथा हिम क्षेत्र की भूमि है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।